हेलो स्टूडेंट्स, मानक अध्ययन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आप देख रहे हैं क्लास 10th का मैथ, जो कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन है जो बनने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो भी एमसीक्यू बनेगा हम आपको दे रहे हैं, मतलब जो प्रत्येक चैप्टर वाइज दे रहे थे। अब यहाँ पर हम सेट में देंगे, यानी ओवरऑल पूरे चैप्टर से बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, टफ एकदम रहेंगे। जो भी उसमें एकदम जो बढ़िया बढ़िया बहुविकल्पीय क्वेश्चन बनने वाले होंगे वो आपको हम बताएंगे सेट में। तो आज का ये पहला सेट है और आज हम लोग बात कर लेते हैं इसमें। पहले सेट में आप जानते हैं कि जो आपका पेपर होगा उसमें 20 प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग पहले सेट में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। और सबसे यहाँ पर देख लेते हैं, सबसे पहला ये आपका ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न होगा पेपर में खंड अ में होगा, जो कि आप ओ मैट शीट पर भरेंगे इसे, ठीक है। ओ मैट शीट पर भरेंगे और खंड अ होगा ये, और खंड ब में जो थ्योरी वाला होगा वो आपको अलग से कॉपी मिलेगी, ठीक। तो यहाँ पर आपको देखने की जरूरत है कि इसे हम लोग कैसे मतलब जल्दी से इसे हल करेंगे। और ऐसा भी है कि जो बहुविकल्पीय प्रश्न करने के बाद 1 घंटे के बाद जो ओमैट सीट होगा वो ले लिया जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम को ध्यान देते हुए आप यहाँ पर देखेंगे कि कैसे जो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जल्दी से आसानी से कैसे हल कर पाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास कि बोला है कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। तो एक जो परिमेय संख्या होती है तो उसका जो दशमलव प्रसार हो सकता है, तो अब हम आपको बताए थे चैप्टर 1 में जब क्लास हम लोग अटेंड कर रहे थे तो उसमें हम बताए थे कि जो परिमेय संख्या होता है उसका दशमलव प्रसार 2 प्रकार से हो सकता है। एक शांत होता है, एक अशांत होता है। तो शांत कैसे होता है? तो शांत यदि मान लीजिए पी बटे क्यू क्रम में कोई परिमेय संख्या है जहां पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है, सहभाज्य संख्या है, ठीक। सहभाज्य पूर्णांक संख्या और क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि क्यू का जो अभाज्य गुणनखंड यदि 2 गुणे 5 के रूप का है, 2 गुणे 5 के रूप का है, तो ये हमारा जो परिमेय संख्या था इसका दशमलव प्रसार कैसा होता था? शांत होता था, ठीक है। और इसके साथ साथ यदि इसमें कोई अन्य यदि संख्या आ जाए, कोई अदर संख्या आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, या अदर कोई संख्या आ जाए, तो वो संख्या शांत तो मतलब दशमलव प्रसार उसका होगा लेकिन अशांत होगा। कैसा होगा? अशांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक। बात समझ में आया? तो ये क्या बोल रहा है कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव कैसा होता है? अशांत होता है। भाई अशांत भी होता है और शांत भी होता है, अशांत शांत। तो ये क्या बोला? उपयुक्त दोनों। इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, ऑप्शन सी सही है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, ये भी हम आपको जो पहला चैप्टर का लेक्चर था उसमें हम बात किए थे बहुविकल्पीय प्रश्न वाले में कि एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा होता है। यदि हम बात कर लेते हैं, एक कोई परिमेय संख्या हमारे पास है, तो यदि हम लिख लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास 3 क्या है? परिमेय संख्या है कि नहीं है? यदि है तो इसमें हम क्या कर लेते हैं? एक अपरिमेय संख्या का क्या करेंगे? गुणा कर लेते हैं। ये बताइए, ये क्या है? √2 परिमेय संख्या है? नहीं, ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसे हम पी बटे क्यू क्रम में नहीं लिख सकते। तब इसका ये बोलता है कि जब जैसे हम ये बोला है कि मैं अपरिमेय हूं, परिमेय के साथ गुणा होता हूं, तो उस संख्या को भी अपरिमेय बना देता हूं, ठीक है। तो कोई भी अपरिमेय संख्या होगी और परिमेय संख्या के साथ यदि गुणा होगा तो सदैव कैसा होगा? वो अपरिमेय संख्या ही बनेगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ए वाला सही होगा। बात समझ में आया ना? ये लॉजिक, ये कॉन्सेप्ट, ये लॉजिकली बातें आप दिमाग में रखा कीजिए, ठीक है। तो देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ये फर्स्ट वाला सही हो गया, ए की सदैव अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा हमें, ठीक है। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि रेखाओं x बराबर 0, क्या है कि रेखाओं x बराबर 0 और 2x प्लस 3y बराबर 12 का प्रतिच्छेद बिंदु है। यदि ये आपको आ रहा है तो जल्दी से कमेंट कीजिए, ठीक है। हम आपका देख रहे हैं कमेंट। तो इसमें बात कर लेते हैं। बोले कि ये रेखा जो बनेगा खींची जाएगी इस समीकरण से जो रेखा खींचा जाएगा, तो x बराबर 0 पर प्रतिच्छेद बिंदु होगा। कौन सा वह बिंदु होगा जो कि इस x बराबर 0 पर होगा? मतलब वो मूल बिंदु हमें वो निर्देशांक बिंदु बताना है। तो x बराबर 0 तो दे ही दिया है, x बराबर 0 दे दिया है। और यदि y का मान हम लोग निकालना चाहते हैं, जैसे कोई प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना पड़ता है, तो भुज और कोटि यानी x और y का हमें क्या चाहिए? वैल्यू चाहिए, ठीक है।
तो यही पूछ रहा है कि एक्स मान एक्स तो 0 है, वाई कितना होगा वही निकालना हमें, है ना। तो वाई का मान कैसे निकालेंगे, एक्स का मान इस समीकरण में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे यानी रख देंगे, तो वाई का मान निकल के आएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर रख लेते हैं 2 गुणे 0 प्लस 3y बराबर 12। ये हो जाएगा 0 प्लस 3y इक्वल टू 12, यानी ये 3 क्या है उस साइड में, इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, 3 जाएगा उस साइड में 12 में, तो डिवाइड हो जाएगा 3 चौका 12, यानी y का वैल्यू भी कितना निकल गया है 4। तो 0,4 कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला सही है। ठीक है, 0,4 पहले कौन सा रहता है, x वाला रहता है, फिर y वाला। ठीक है ना, इतना बात याद रखिएगा, भुज कोटि। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 बोला है, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को क्या करें, विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होना चाहिए। यानी कि हमें वह बड़ी संख्या बतानी है जिसे हम 70 में भाग दें और 125 में भाग दें तो शेषफल हमारा 5 और 8 आना चाहिए। ठीक है ना, तो हम आपको बताए थे, ट्रिक बताए थे कि इन सब का क्या कर देंगे, इसमें भाग दे देते हैं, तो भाग दे देते हैं, तो यदि इसमें 13 का भाग देंगे तो 5 आना चाहिए, 125 में भाग दें तो 8 आना चाहिए, 65 का इसमें भाग देंगे, इसमें भाग देंगे तो इतना आना चाहिए। तो ये भी एक आपके पास ट्रिक है कि तो 13 5 65, तो यहाँ 5 बच गया, फिर 13 9 117, तो यहाँ से भी 8 बच जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है, लेकिन इसे निकालने का तरीका ये है कि जो शेषफल बच रहा है वो हम घटा देते हैं इसमें से। 70 - 5 बराबर 65, 70 - 5 बराबर 65, और 125 - 8 बराबर 117। अब 65 117 के एचसीएफ निकाल देते हैं, एचसीएफ जब निकाल देते हैं तो आ जाता है, जब निकालेंगे 13 5 65, 13 9 117, इसका एचसीएफ आ जाएगा 13। ठीक है, एचसीएफ यदि नहीं निकालना जानते हैं तो चैप्टर 1 में जाकर देख सकते हैं, बहुत ही आसान है ये, मतलब कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है, 5वें में बोला है कि समीकरण आपके पास है, कौन सा समीकरण है, 2x + ay बराबर 1 तथा 3x - 5y बराबर 7 का कोई भी हल नहीं होगा, इनका कोई भी हल नहीं होगा। बोला है यदि ए का मान होगा, यदि ए का मान कैसा होना चाहिए कि जिनका इन दोनों का कोई भी हल नहीं होना चाहिए, कोई भी हल नहीं होना चाहिए। तो देखिए हम लोग जब 2 चर वाले रैखिक समीकरण का चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें हम लोग बात किए थे कि यदि आपके पास 2 चर वाले रैखिक समीकरण है तो उस समीकरण का हल होगा कि नहीं होगा, तो उसमें 3 कंडीशन बन रहे थे, है ना, कि रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे तो वहां पर एक अद्वितीय हल निकल के आता है, और रेखाएं समांतर होंगी तो कोई भी हल निकल के नहीं आता है। ठीक है, और रेखाएं संपाती होती हैं तो बहुत सारे मतलब हल निकल के आता है। तो ये बोला है कि हल नहीं होगा, जब हल नहीं होगा तो इसका मतलब रेखाएं कैसी हो रही हैं, समांतर हो रही हैं। ठीक है, रेखाएं कैसी खींची जाएंगी, समांतर है, तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो इसका कोई हल नहीं होगा, तो बताए थे कि वहां पर यदि a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 यही था उसमें। तो ये बोल रहा है कि मतलब हमें a का मान बताना है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। a1 यानी यहाँ पर x का गुणांक 2 है बटे a2 का गुणांक कितना है, 3 है, बराबर में b1 का गुणांक a है और b2 का गुणांक है -5। ठीक, अब यहां से कर लेते हैं इसका तिर्यक गुणा, यहां कर लेते हैं इसका तिर्यक गुणा, यहाँ पर हो जाएगा 2/3 बराबर a/-5, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी 10 -10/3 बराबर a का वैल्यू कितना निकल के आएगा, a का वैल्यू निकल के आया माइनस ये वाला, सॉरी सी वाला ऑप्शन, -10/3। ठीक है, इतना समझ में आया, बहुत आसान है ये सब, जब चैप्टर में वो सब चीज़ें पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट को बड़ा बड़ा मतलब ज़्यादा बड़ा में डीप में समझते हैं, तो वहाँ से जब ये समझ लेते हैं तो बहुविकल्पीय कुछ नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि यदि समीकरण x² + kx - 5/4 बराबर 0 का एक मूल क्या है, 1/2 है, तो k का मान बताना। देखिए हम बात किए थे कि जब कोई आपके पास कोई भी समीकरण हो, चाहे द्विघात समीकरण हो चाहे 2 चर वाला समीकरण हो, तो जो वहां पर मूल निकल के आता है, जो x की वैल्यू चाहे y की वैल्यू निकल के आती है, तो उस समीकरण को क्या करता है, मतलब 0 बनाता है, मतलब इक्वेशन को पूरा 2 पक्षों में कि यदि उस इक्वेशन में हम रखते हैं उस मूल का मान, तो उस इक्वेशन को 0 बनाता है। ठीक है, शून्य होता है, शून्य का मतलब उसे शून्य बनाता है। तो यहाँ बोला है कि ये आपके पास एक द्विघात समीकरण है, क्या है,
द्विघात समीकरण तो दिया ही है, और इसका एक मूल क्या है, 1/2 है, 1/2 है, तो भाई ये 1/2 इसमें रखेंगे तो इसे क्या बनेगा, 0 बनाएगा, और k का मान यहाँ से निकल के आएगा। ठीक, इसका मतलब यदि x का वैल्यू कितना है, 1/2 है, तो x यानी x की जगह पे 1/2 रखेंगे, x का यहाँ क्या है, स्क्वायर है, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1/2 माइनस 5/4 इक्वल टू 0, 0 बनाने वाला है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/4, यहाँ पर हो जाएगा k/2 माइनस 5/4, और यहाँ से एलसीएम निकल के आ जाएगा, एलसीएम निकलेगा 4, 4 एकम 4, फिर 1, 2 दूनी 4, 2k, फिर माइनस 5 बराबर 0। देखिए ये चला गया, यहाँ पर हो गया मल्टीप्लाई, हो जाएगा 0। ठीक, यहाँ से हो जाएगा, देखिए माइनस 5 में से गया तो बच गया माइनस का 4 बराबर में 0, और इसे यहाँ पर दिख नहीं रहा है तो थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग। तो 2k, ये माइनस 4 पूरे साइड में भेज देते हैं, तो 2k इक्वल टू 4, k इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4/2, 2 से कट 2 काट देगा 4 को, तो आ जाएगा k बराबर 2, k बराबर 2। कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला सही है, कौन सा, ए वाला सही है। ठीक, बात समझ में आई, ई वाला सही है, ई वाला नहीं, ए वाला। ठीक, बात समझ में आया इतना ना, कोई बात नहीं, लगे रहिए लगे रहिए। आप यदि हमारे साथ बने रहते हैं तो आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि आप अच्छा करेंगे बोर्ड में, ठीक है ना, इसमें कोई शक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बोला है कि द्विघात समीकरण है। क्या है द्विघात समीकरण भाई, तो हमको भी पता चला है कि द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण क्या होगा भाई, जो चर है उसका जो घात के होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए मैक्सिमम। ठीक है, तो 2 होगा तो उसे बोलेंगे द्विघात समीकरण, ये तो पता ही है। तो द्विघात समीकरण दिया है के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विचार क्या करना है, सब पता है। देखिए पहला ऑप्शन दिया है कि दिए गए समीकरण का विविक्तर 0 से कम है। भाई 0 से कम, यहाँ पर विविक्तर की बात कर रहा है ना, विविक्त कर का, तो विविक्त कर ज्ञात कर लेते हैं हम लोग, विविक्त कर। तो विविक्त कर ज्ञात करने के लिए हम क्या बताए थे कि यदि आपके पास द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस प्रकार का कोई द्विघात समीकरण है तो इसका विविक्तर ज्ञात करने के लिए हम बताए थे b² माइनस 4ac। यदि इसका वैल्यू यदि 0 से क्या आता है, 0 से अधिक आता है तो इसके मूल वास्तविक होते हैं और भिन्न भिन्न होते हैं। इसके मूल कैसे होते हैं, वास्तविक और भिन्न भिन्न होते हैं। यदि इसका वैल्यू b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, इसके मूल क्या आ जाए, यानी b² माइनस 4ac का मान यदि 0 आ जाता है, 0 के बराबर आ जाता है, तो इसके जो इस समीकरण के होंगे, जो भी समीकरण होगा तो द्विघात समीकरण, उसके जो मूल होंगे कैसे होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है, और वास्तविक होंगे। और यदि इसका वैल्यू b² माइनस 4ac यदि इसका वैल्यू 0 से कम आ जाता है भैया, 0 से कम आ जाता है तो ये वास्तविक रहा ही नहीं, इसके मूल मतलब वास्तविक नहीं रहेंगे तो नहीं रहेंगे तो हल नहीं करेंगे। ठीक, इतना समझ में आना। चलिए तो हम लोग ये अब दिया गया समीकरण जो है उसका विविक्तर ज्ञात कर लेते हैं, फिर बता देते हैं भाई हमें इसमें विचार करने का कौन सा बात है। चलिए तो यहाँ पर b का मान दिया है -4 का स्क्वायर और माइनस b², फिर ना यहाँ पर भाई वहां पर b² था, देख लीजिए एक बार, -b² माइनस कहीं बोल रहे हैं यार, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, तो b का मान यहाँ पर -4 इसलिए बार बार बोल रहे थे -b। ठीक, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो यहाँ पर -4 का स्क्वायर हो गया, फिर -4 a का कितना वैल्यू है 2, गुड, c का कितना वैल्यू है 3, भाग कर लेते हैं -4 का भाई, क्या हो जाएगा, माइनस होगा नहीं प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो 16 आ जाएगा, 4 चौका 16 -4 दूनी 8 तरीके 24 में से 16 गया तो क्या बचा, 8 बचा, क्या बचा 8। अब बताइए माइनस का बचेगा कि प्लस का, माइनस का, है ना। तो माइनस का 8 बच गया, तो -8 क्या है, 0 से बड़ा है, नहीं 0 से बड़ा नहीं है, क्या है 0 से यह छोटा है, 0 से छोटा है। तो हम लोग बात किए थे अभी कि जब विविक्त कर का वैल्यू यदि 0 से छोटा आता है तो उसका जो मूल होंगे वास्तविक नहीं होंगे तो देख लेते हैं आप कौन सा सही है भाई। देखिए वास्तविक नहीं होंगे। दिए गए समीकरण का विविक्तर 0 से कम है, भाई 0 से तो कम ही है। और उसके आगे देख लेते हैं, कोई मूल वास्तविक नहीं है, भाई कोई मूल वास्तविक भी नहीं है, दोनों तो बतिया सही है कह रहा है यार। तो सी क्या बोले, समीकरण का विविक्तर 0 है, समीकरण का विविक्तर 0, ये तो गलत बात बोल रहे हैं। समीकरण के मूल वास्तविक है, ये भी गलत बात बोल रहे हैं।
तो हमें टिक आना, अच्छा यहाँ पर लगाना है, ठीक है। यहाँ ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जब आप ऐसे जब प्रश्न दिया हो तो पहले ध्यान से नहीं कि बस यहाँ पर टिक लगा दिए, ऐसे ऐसे लगा दिए। आपको ऐसा जब दो ऑप्शन सही रहेगा तो ऐसा करके दिया रहेगा, ठीक है ना। बात समझ में आया, इसलिए हम बोल लेते हैं ऐसा कुछ। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए ए और बी सही, तो आप देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, पहला वाला ए और बी सही है। ए और बी तो हम भी सही बता रहे थे, है ना। तो ये इस वाले ऐसा जो यहाँ पर ध्यान देंगे तब वो मार्क शीट में भरेंगे। समझ में आई इतना बात? चलिए, तो प्रश्न संख्या 8 क्या है, बोले कि ABCD, क्या ABCD एक आयत है जिसके 3 शीर्ष हैं। 3 शीर्ष है, क्या है, ए का जो निर्देशांक कितना है 0,3, बी का निर्देशांक है 0,3, ए भी दिया है 0,3 और बी भी दिया है 0,3 और सी क्या दिया है, इसका निर्देशांक 5,0 दिया है। तो देखिए ये क्या बन रहा है, ABCD आयत बन रहा है, ABCD या यहाँ पर ABCD ऐसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए ये बोल रहा है कि ए का निर्देशांक क्या है 0,3 और बी का निर्देशांक क्या है 0,3। तो ये मान लीजिए नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है कि दो बिंदुओं के निर्देशांक सेम हो, ठीक है। लेकिन भाई जब ऐसा दे दिया है तो लेकिन हमें क्या करना है भाई, आगे पढ़ लेते हैं, इसका विकर्ण निकालना है। तो विकर्ण निकालने के लिए बस हमें आवश्यकता है किसकी, ए की और सी की। इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि मतलब ये भाई दोनों सेम दे दिया तो इसका आंसर नहीं निकल के आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब जो आंसर आपको किसी से मतलब है, ए से और सी से, तो आप इसे हल कीजिए और फिर टिक लगा दीजिए। समझ में आया ना इतना बात? चलिए, तो इतना हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ए और सी का देखिए यहाँ से यहाँ विकर्ण बनेगा ए और सी से। तो ए का निर्देशांक बोला है 0,3 है और सी का निर्देशांक है 5,0, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, दूरी वाला फार्मूला लगा लेते हैं, दूरी सूत्र वाला। तो दूरी सूत्र वाला क्या था भाई, एसी के बीच की दूरी का क्या था, कड़ी में h2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर x1 है, यहाँ पर x2 है, तो x2 माइनस x1 क्या, x1 माइनस x2, उससे कोई दिक्कत नहीं आपको। तो 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पर 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो AC के बीच की दूरी क्या निकल के आएगा भाई, देखो 5 में से 0 कोई दिक्कत नहीं, 5 5 25, यहाँ पर हो जाएगा 25 और यहाँ पर हो जाएगा भाई माइनस है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो प्लस आ जाएगा और बराबर में 25 9 क्या हो जाएगा 34, 25 9 34, ठीक है। 34 वर्ग इकाई मतलब 34 इकाई कुछ आएगा, तो लेकिन इकाई कुछ नहीं दिया, यूनिट कुछ नहीं है, तो आपको कोई उससे मतलब नहीं है, बस हमें बता देना है कि भाई रूट में 34 आ रहा है हमारा। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, सी वाला ऑप्शन सही हुआ, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं रखना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 यानी प्रश्न संख्या 9 में बोला है कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं, भाई होते हैं, लेकिन अब पूछ रहा है यदि इनके संगत कोण बराबर हो। भाई पूछ रहा है कि समरूप होते हैं लेकिन कब होते हैं वो बताना, वो इसमें ऑप्शन में दिया, आपको छांटना है उसमें से, ठीक है। तो भाई दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, समरूप कब होते हैं, या तो उनके एंगल उनके संगत कोण क्या हो बराबर, जैसे ये मान लीजिए ये आपका एक त्रिभुज है और ये बड़का सा त्रिभुज है, क्या बड़का सा त्रिभुज है। तो संगत कोण का मतलब हाई वाला जो कोण है, कोण क्या होगा, ई क्या होंगे, कोण बराबर होंगे, ई कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। हाई वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। हाई वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। इसे क्या बोलते हैं, संगत कोण, ठीक है। समरूप होने का यह एक रीजन है और एक रीजन यह है कि इनके संगत, आगे देख लेते हैं बी वाला, इनके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में यानी एक ही समानुपात में, यानी जो भुजा इसका यहाँ से ए बी मान लो और यहाँ पर सी, यहाँ पर डी ई एफ, तो संगत जो भुजा होंगे उनका भी अनुपात क्या होगा, सेम होगा, ए बी बटे डी सी, ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ। इनके जो संगत भुजाओं का अनुपात भी समानुपात, ये सब मतलब समानुपाती का मतलब समान होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों रीजन होते हैं समरूप होने के, ठीक है। तो बोल अब ऑप्शन भाई दोनों सही है, तो अब आगे देख लेते हैं। बोला है कि उपयुक्त दोनों, तो उपयुक्त दोनों भाई सही है, ठीक है, समझ में आया इतना। चलिए, तो प्रश्न संख्या 10 में बोला है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई है,
समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई है। समचतुर्भुज आप जानते ही हैं, जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, आमने सामने भाई भुजाएं हो सकती हैं बराबर। समचतुर्भुज समान चतुर्भुज है ना, ठीक है, समान चतुर्भुज है। समचतुर्भुज तो देखिए कोई भी चतुर्भुज यदि हम खींचते हैं और उसके विकर्णों को आपस में मिलाते हैं, तो जो विकर्ण होते हैं आपस में जो काटते हैं वो एक मतलब समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं भाई, समद्विभाजित करते हैं और एक 90 अंश कोण मतलब क्या करते हैं, जिसे लंब समद्विभाजक बोल सकते हैं। ये सभी के सभी 90 अंश बनाएंगे इसे इसे, समझ में आया इतना बात। तो बोला एक जो विकर्णवा है वो एक विकर्णवा 16 सेंटीमीटर का है, समझ में आया, यहाँ से यहाँ पूरा। तो भाई इसने इधर से गया, ये इधर से गया, आपस में क्या करके काट दिया, तो यहाँ से यहाँ मान लो यहाँ से यहाँ पूरा ये 16 था, तो ये 20 से काट दिया, तो ये कितना हो गया 8 सेंटीमीटर हो गया, ये भी कितना हो गया 8 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और हाई वाला जो है ये 12 सेंटीमीटर का था, तो अब जब हाई ऐसे काट दे बीच से, तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर हो गया, ये क्या हो गया 6 सेंटीमीटर हो गया। इतना समझ में आ रहा है। चलिए अब पूछ जाए कि भाई समचतुर्भुज के भुजा की लंबाई हमें बतानी है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है यार। यहाँ से देखिए, यहाँ से ये 90 अंश बना रहे हैं, जब 90 अंश बना रहे हैं यहाँ से ऐसे एक तो त्रिभुज के निकालो बाहर से, और हाई वाला जो भुजा होगा हाई क्या होगा, ये सब बराबर होंगे भाई समचतुर्भुज है तो, ठीक। तो एक भुजा क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, एक त्रिभुज निकाल लेते हैं और उस पर पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो देखिए जो है 90 अंश, इसके 90 अंश का समाना वाला होता है कर्ण, क्या होता है कर्ण, ठीक है। जो कर्ण होता है, अब कर्ण का भाई यहाँ पर मान लो ए है, बी है, सी है, बस इतना सा ले लेते हैं हम लोग, इतना किया जा सकता है। ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से हाई वाला भुजा, यहाँ से हाई वाला भुजा, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर बराबर 6 के 36, 8 8 64, ये आपस में क्या हो गया जुड़ गए, ए बी का स्क्वायर डायरेक्ट भेज देते हैं, तो 36 40 के 36 64 हो जाएगा 100, यहाँ प्लस माइनस होता है लेकिन हम लोग माइनस वाला नहीं लेंगे, प्लस वाला लेंगे, तो ए बी बराबर आ जाएगा, निकल जाएगा ये 10। तो 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो कौन सा ऑप्शन होने वाला है सही, बी वाला सही होने वाला है, ऐसे लगा दिए, ठीक, समझ में आ रहा है इतना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, यानी प्रश्न संख्या 11 क्या है। बोल रहा है कि दो समरूप हैं त्रिभुज, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं क्या दिया है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का जो रेशियो दिया है 4:9 के अनुपात में है, यानी इस अनुपात में है, तो इस त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो हम जानते हैं कि यदि जो समरूप त्रिभुज होते हैं, यदि उनका जो रेशियो मान लीजिए एक त्रिभुज ये है और इसका बड़ा सा त्रिभुज ये है मान लीजिए, ठीक, तो इनके भुजाओं का जो रेशियो होगा मान लीजिए 4x और यहाँ पर 9x होगा, ऐसा ही होगा, तब जाकर ये रेशियो बन के आया है 4/9, ठीक है। तो इसका मतलब बोला है कि जो ये इनके भुजाओं का जो रेशियो है, तो फिर बताने कि इस त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है। हम जानते हैं जो भुजाओं का रेशियो होता है उसी का स्क्वायर होता है उसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4x/9x, ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 चौका 16 x²/9 81 x², x² से x² क्या हो गया, कट गया, तो आया 16/21, यानी 16:21, क्या आया 16, कौन सा इसमें ऑप्शन सही है, डी वाला, ऑप्शन डी वाला सही है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न संख्या 12 है कि यदि 4 tan थीटा बराबर 3, ये तो बहुत ही आसान है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि 4 यानी 4 tan थीटा बराबर 3 है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 4 को उस साइड में भेज देंगे, तो क्या आ जाएगा tan थीटा बराबर 3/4, tan थीटा बराबर 3/4, जो कि यह लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार के रेशियो में होता है। तो यहाँ से हमारा लंब यदि निकालना चाहे तो यदि लंब यहाँ से निकल जाएगा 3 हो जाएगा और आधार कितना हो जाएगा 4, इसका ये रेशियो, तो यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग, कर्ण निकाल लेते हैं, तो कर्ण क्या आ जाएगा, कर्ण होता है जो पाइथागोरस प्रमेय हम लोग यूज कर रहे हैं, तो यहाँ से निकल के आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा 9 + 16, यहाँ से हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर, और कर्ण का मान कितना आ जाएगा जल्दी से बताइए, बस इसी तरह क्या आ जाएगा 16 9 25, और स्क्वायर को उस साइड में भेज देंगे, हो जाएगा स्क्वायर रूट, यानी रूट में 25, यहाँ से निकल के आएगा 5, ठीक है। तो कर्ण कितना निकल के आया, 5 निकल के। अब ये क्या कर देते हैं, क्वेश्चन में पुट कर देते हैं, तो
4 गुणे साइन थीटा। साइन थीटा का जो रेशियो होता है क्या होता है, लंब बटे कड़। लाल बटे कक्का याद है कि नहीं याद है, लाल बटे कक्का। तो लंब बटे कड़ ये क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो साइन लंब, लंब कितना है 3 और हमारा कड़ कितना निकल के आया 5। फिर माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कड़। आधार कितना है, आधार है 4 बटे कड़ कितना है 5। फिर वही सेम चीज है 3/5 माइनस 4 प्लस में है नीचे वाला। ठीक, इतना याद रखिए। अब ये मिटा देते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। 4×3 12/5 माइनस 4/5 बटे 4×3 12/5 प्लस 4/5। अब एलसीएम ले लेते हैं ऊपर का, तो इस सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 12 माइनस 4 12 प्लस 4। ठीक, यहाँ से आ जाएगा 8/12 4 16। 8 का मात्रा 8 दूनी 16, 1/2 आ गया। क्या आ गया 1/2। कौन सा वैल्यू सही है, सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, ये वाला सही है। अब देख लेते हैं प्रश्न संख्या 13 क्या बोला है कि साइन 75 डिग्री बटे कॉस 15 डिग्री का मान कितना होगा। ठीक है, ये कर लेते हैं। देखिए साइन जब ये कितना है 75 डिग्री है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, 90 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, बचेगा 75 डिग्री ही तो बचेगा। और बटे में कितना है कॉस 15 डिग्री। अब जानते हैं चूंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस, यहाँ थीटा की जगह क्या है, यहाँ थीटा की जगह 15 है, तो कॉस 15 हो जाएगा। कॉस 15 बटे कॉस 15 क्या होगा, ये कट गया तो वैल्यू कितना निकल गया, मान कितना निकल गया 1। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ना तो कम है ना तो अधिक है ना तो जीरो है, कितना है बी वाला ऑप्शन सही है। कौन सा है, बी वाला ऑप्शन सही, यानी 1 इसका मान कितना है 1 है। तो प्रश्न संख्या 14 क्या है, 14 बोल रहा है कि यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, ये पूछ रहा है। चलिए ठीक है, इतना भी कर लेते हैं। एक वृत्त का परिमाप, ये मान लीजिए आपका ये वृत्त है, तो इसके मान लीजिए त्रिज्या r है और एक वर्ग बना लेते हैं वर्ग। और ये जो वर्ग की जानते हैं चारों भुजाएं क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बोला है कि जो वृत्त का परिमाप है वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। ये दोनों बराबर है भाई। तो अब ये वर्ग का परिमाप का क्या होता है फॉर्मूला, 4 गुणे भुजा यानी 4 है। तो देखिए 2 दूनी 4 यानी πr बराबर क्या आएगा 1। एक की वैल्यू निकल गया है। ठीक, आगे देख लेते हैं क्या पूछा, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो पहले किसका, वृत्त का, फिर उसके बाद वर्ग का। तो वृत्त का क्या होता है फॉर्मूला πr² बटे, अब इसका वर्ग का क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ए का वैल्यू हम लोग निकाल कर रखे हैं πr² बटे ए का वैल्यू कितना है πr। तो ए का स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएगा π² इंटू r²। देखिए r² से r² क्या कट गया, तो पाई बटे पाई बाई से एक ठो काट दिए तो नीचे क्या बचा पाई। पाई का मान क्या होता है 22/7। 22/7 और जब 1 बटे लिख लीजिए 1/22/7, ये 7 यहाँ पर चला जाता है तो क्या आ जाएगा 7/22। 7/22 कौन सा वैल्यू सही है बताइए, 7 और 22 के रेशियो में है, यही वाला ऑप्शन सही है। ठीक, आप देख लेते हैं प्रश्न संख्या 15 क्या है। 15 क्या है बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका कौन सा आंसर होगा बताइए, जल्दी से देख लेते हैं भाई। तो प्रश्न संख्या 15 बोल रहा है कि दो गोलों के आयतनों का अनुपात इतना है आयतनों का, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो पहले जो गोला का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 4/3πr³। तो लिख लेते हैं 4/3πr³। आप मान लेते हैं पहले गोले का r1 त्रिज्या वाला है और दूसरे वाले का 4/3πr² का क्यूब। ठीक, ये दो है इनके जो इनके आयतनों का अनुपात हमारा दिया है 64/27। ठीक है, यही दिया है। अब इसे देखिए ये कैंसिल हो गया, ये पाई से भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या निकल के आया r1 का क्यूब बटे r2 का क्यूब बराबर 64/27। अब देखिए ये क्यूब है, क्यूब को उस साइड में भेज देते हैं, क्यूब रूट यानी घनमूल निकालने के लिए भेज देते हैं भाई। घनमूल निकल जाएगा, घनमूल निकल के कितना आएगा भाई 4 चौके 16 चौका 64 यानी 4/3 4/3 आ गया कि नहीं आ गया। चलिए आपको उसके आगे क्या बोला, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल को यानी गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए, नहीं मालूम चलिए देख लीजिएगा। 4πr² होता है। ठीक, तो मान लेते हैं पहले वाले गोले का भाई r1 है, तो 4πr1²
बटे 4πr2 का स्क्वायर, यही होगा। चलिए तो R1 और R2 का मान हम लोग निकाल के रखे हैं, 4π से 4π क्या हो गया, कट गया। अब R1 बटे R2 यानी R1 बटे R2 का यहाँ क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो रख देते हैं इसका मान 4/3 और इसका स्क्वायर कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 16/9। 16 और 9 के रेशियो में कौन सा है बताइए, ऑप्शन डी सही है। कौन सा है, ऑप्शन डी सही है। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16, प्रश्न संख्या 16। क्या है 16 बताइए जल्दी से, देख लीजिए क्या है। बोला है कि 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना है। भाई बहुत सिंपल है, लिख लीजिए बस। विषम संख्या 1 3 5 7 9, ये भाई 10 तक की धनात्मक विषम संख्या है, इनके हमें क्या ज्ञात करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है। बस जोड़ लेते हैं, प्लस 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 अपन के कट्ठो है संख्याएं 5 है, ऐसे कर लेते हैं 5। बस बात समझ में आया इतना। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 1 4 5 4 9 9 7 9 7 16 16 9 25 25/5 5 ये इस क्या गया कट गया, तो समांतर माध्य निकल के आया, कितना निकल के आया बताइए जल्दी से 5। ऑप्शन कौन सा सही हुआ, डी वाला, ऑप्शन डी वाला सही है। ठीक, प्रश्न संख्या 17 क्या है भाई, देख लेते हैं इसे भी, कौन सा ये पहाड़ है, ये नहीं हटेगा भाई। देखिए प्रश्न संख्या 17 है, बोला है कि माध्यिका को आलेखीय विधि द्वारा निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है। भाई हम लोग माध्यिका तो वर्गीकृत आंकड़ों के माध्यम से ज्ञात करते हैं, आलेखीय विधि के द्वारा भी ज्ञात किया जाता है। तो उसे हम लोग बोलते हैं संचयी बारंबारता वक्र। क्या बोलते हैं, संचयी बारंबारता वक्र बोलते हैं। इस विधि से भी हम लोग इसे ज्ञात करते हैं, संचयी बारंबारता वक्र, संचयी बारंबारता वक्र। अब इसे हम लोग त्वरण के भी नाम से जानते हैं, किसके नाम से, त्वरण के भी नाम से जानते हैं। ठीक, तो एक जो संचयी बारंबारता वक्र निकालते हैं, एक होता है से अधिक प्रकार, एक होता है से कम प्रकार। उसका जो ग्राफ होता है से अधिक प्रकार वाला का इस तरीका का होता है, देख लीजिए। इधर होता है ऊपरी वर्ग, ऊपरी सीमाएं होता है, मतलब जो हम लोग जैसे लिखते हैं 60 70 ऐसे लिखते हैं ना, तो ये हमारे क्या ऊपरी सीमा, ये क्या है नीचे वाला सीमा। ठीक, तो यहाँ से ये बनता है, यहाँ पर ये हमारा संचयी बारंबारता की एक होता है लाइनिंग, और ये हमारा होता है ऊपरी वर्ग सीमा। तो यहाँ से निकल ऐसे एक ग्राफ बन जाता है। ठीक, तो यहाँ पर इसे बोलते हैं हम लोग से अधिक प्रकार की से अधिक प्रकार की मतलब संचयी बारंबारता। तो इसे ये हमारा हो गया, और एक होता है यहाँ से ऐसे ये होता है हमारा सीएफ होता है संचयी बारंबारता, और यहाँ पर होता है निचली मतलब नीचे वाला ये कम वाला जो वर्ग सीमा होता है, निचली वर्ग सीमा। तो यहाँ से बनता है कुछ इस प्रकार का। ठीक, यहाँ से बन जाता है, तो बोल रहे हैं ठीक है, तो ऐसे बन जाता है। तो अब इसका नाम हम बता दें कि संचयी बारंबारता वक्र को क्या बोलते हैं, त्वरण भी कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बस ये लगा देंगे त्वरण। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा, और ये हम बता रहे थे भाई काम देगा आगे। देखिए प्रश्न संख्या 18, प्रश्न संख्या 18 में बोला है कि यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 है तथा बहुलक 45 है, तब माध्यिका क्या होगी। भाई पहले हम जब वीडियो बना रहे थे भाई, पिछले लेक्चर की बात किए थे हम लोग, जो चैप्टर वाइज चल रहा था, चैप्टर क्लास चल रहा था, तो वहां पर हम बताए थे माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध एक था ना, क्या था कि एक बहुलक बराबर 3 माध्यिका था, 3 माध्यिका -2 माध्य था। ठीक है, बात समझ में। तो बहुलक कितना दिया है, बहुलक दिया है 45, और माध्यिका भाई मान लेते हैं माध्यिका 3x, माध्यिका ज्ञात करना है, ये मान लेते हैं x है, -2 गुणे माध्य कितना दिया है 27 दिया है, कर लेते हैं गुणा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो 45 बराबर 3x, 27 19 54। अब ये चीज क्या कर लेते हैं, इस साइड में ला देते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाता है 45 + 54 बराबर 3x, 5 4 9 5 4 9 बराबर 3x। अब यहाँ से देखिए 3 क्या है, गुणे में इधर आएगा तो भागे में हो जाएगा 99/3, क्या हो गया कट गया, तो 33 या 99, x का वैल्यू कितना निकल के आया 3, यानी माध्यिका हमारा कितना निकल के आया 33। कौन सा ऑप्शन सही है बताइए जल्दी से, ऑप्शन बी वाला सही, ऑप्शन बी क्या है सही है। इतना बात समझ में। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। भाई इसलिए बता रहे थे से अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता, से कम प्रकार की, से कम प्रकार की मतलब निचली वर्ग सीमा। ठीक है, यही चीज हम बता रहे थे। देखिए तो वर्गीकृत आंकड़ों की से अधिक प्रकार की और से कम प्रकार की संचयी बारंबारता वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु के भुज से आंकड़ों का प्राप्त होना है, क्या प्राप्त होता है वो बताएंगे। ठीक है, देखिए
हम जो यहाँ पे बना रहे थे से अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता, भाई ये हमारा क्या था, संचयी बारंबारता का ये लाइनिंग था ऊपर, ये क्या था, ऊपरी वर्ग सीमा, ये ऐसे था, ठीक। इसे हम क्या बोले थे, से अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता, से अधिक प्रकार की, भाई ये डिटेल में जानना हो तो क्लास अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। से अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता, सीएफ लिख देते हैं बस इतना। और ये इस तरीके से, और ये हमारा होता है सीएफ का, और ये होता है निचली वर्ग सीमा का, ये इसका इस तरीके से बनता है, ठीक है। इसे बोलते हैं से कम प्रकार की, से कम प्रकार की संचयी बारंबारता, ठीक। अब इन दोनों को जब आपस में एक साथ बनाते हैं तो इस तरीके से बन जाता है, भाई ये सीएफ है, इन दोनों में एक ठो ऊपर से एक ठो ऐसे नीचे, ठीक है। अब ये जहां पर ये बोला है कि जहां भाई कटा प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद, यहाँ पर भाई प्रतिच्छेद बिंदु हो गया, तो यहाँ से देखिए यहाँ पर ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है, भुज, भुज किसे कहेंगे भाई, एक्स का वैल्यू जितना है, ये वाला, यहाँ पर जो इसे भुज बोलते हैं ना, एक्स की वैल्यू को भुज बोलते हैं। तो यहाँ से जो भुज से हमें प्राप्त होता है, माध्यक प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, माध्यक प्राप्त होता है, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चलिए नहीं दिख रहा तो ऊपर बना देते हैं इसे, इस तरीके से ऐसे है, ये ऐसे, ठीक। यहाँ से जो ये यहाँ जो वैल्यू इसका मान होगा उसे बोलेंगे, इससे भुज बोलेंगे, और ये माध्यक हमें प्राप्त करवाता है, ठीक है। इससे माध्यक भी हम ज्ञात कर सकते हैं, इतना बात समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब भुज जो हुआ, भुज से हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं, माध्यक, क्या ज्ञात कर सकते हैं, माध्यक। बात समझ में आ रहा है इतना। चलिए तो प्रश्न संख्या 20 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 20 में क्या बोला है, पढ़िए इसे एक बार, पढ़िए जल्दी से। बोला है कि यदि एक समकोण है, यदि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर है 90 डिग्री और एसी बराबर है 3 सेंटीमीटर और बीसी बराबर है 4 सेंटीमीटर, तो सी से जाने वाली माध्यिका की माप बतानी है, ठीक है। माप बतानी है तो भाई पहले फिगर बना लेते हैं। भाई ये हमारा हुआ त्रिभुज, ठीक। सी क्या बोले, सी 90 डाल से, भाई यहाँ पर सी रख देते हैं पहले ही से, यहाँ पे ए, यहाँ पर बी, ठीक। अब बोला है कि AC बराबर 3 सेंटीमीटर और BC बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक। और बोला है कि C से जाने वाली एक माध्यिका डाल देते हैं यहाँ पर, ये माध्यिका, ये लीजिए माध्यिका। माध्यिका का काम क्या है, इसे क्या कर देता है, इन दोनों को बराबर बराबर में डिवाइड कर देता है, इतना बात समझ में आया। चलिए तो माध्यिका के लिए एक फार्मूला होता है कि इस क्या माध्यिका की माप पूछा है तो माध्यिका की लंबाई के लिए एक फार्मूला होता है, भाई सिंपल सा फार्मूला है कि रूट में 2BC का स्क्वायर, 2BC का स्क्वायर प्लस 2AC का स्क्वायर, 2AC का स्क्वायर, फिर माइनस AB का स्क्वायर, ए बटे में 4, यही होगा, ठीक है। चलिए तो रख लेते हैं इसका मान, भाई यहाँ पर रखेंगे, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो इधर देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं 2 गुणे BC का वैल्यू कितना है 4, 2 गुणे 4 का स्क्वायर, 4 चौका 16 प्लस 2 गुणे AC यानी 3 3 का 9, फिर माइनस AB, याद देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या कर सकते हैं, ये भाई 90 अंश है तो ये लंब है, ये कर्ण है, लंब का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर, तो 3 3 का 9, 4 चौका 16, 9 16 9 कितना हो जाएगा 25, ठीक है। फिर यहाँ से निकल जाएगा 5, AB का भाई स्क्वायर उस साइड में ले देंगे स्क्वायर रूट। अब देखिए इतना तो आना चाहिए, ठीक। फिर 25 हो जाएगा यहाँ पर, बात समझ में आ रही है। अब यहाँ से हो जाएगा, इसे मिटा देते हैं, 16 दूनी 32 प्लस 9 दूनी 18, 9 दूनी ये 2 कहाँ से आ गया, 9 दूनी 18 माइनस 25 बटे के 4, अब 18 और 32 50, 50 में से 25 गया तो बच्चा 25 बटे 4, और इसे रूट से बाहर निकाल दिए तो भाई 5 ऊपर से नीचे से 2, 5 बटे 2। अब भाग दे लेते हैं तो 2 दूनी 4 दशमलव यानी 2.5 सेंटीमीटर, क्या निकल गया 2.5 सेंटीमीटर, भाई सब यूनिट किसमें थे, सेंटीमीटर में। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ए वाला। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि भाई ये फार्मूला कहाँ से जनरेट हुआ तो आप कमेंट करिए, तो हम बताएंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरीके के सेट और भी हम बनाएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेट भी आपके पास नोटिफिकेशन उसका आपके पास पहुँचता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।